संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए समझौते ने अमेरिका में एक बड़े विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, खासकर उनके कट्टर समर्थकों यानी मागा आंदोलन के बीच। अमेरिकी मीडिया इस बारे में ऐसे लिखता है, राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान डील ने ट्रंप समर्थकों के बीच छुरी गृह युद्ध जैसी स्थिति में एक और विस्फोटक मोर्चा खोल दिया है, जिसे उनके आक्रामक सहयोगियों ने शुरू किया है, जो अमेरिका की रियायतों को इजराइल और खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अस्तित्वगत विश्वासघात मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये कहानी बुरा अंत ले सकती है, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रमुख रूढ़िवादी समर्थक, जो ईरान के खिलाफ पूरी जंग का समर्थन कर रहे थे, अचानक कह रहे हैं कि ये कैसी डील और विश्वासघात है। सीधे कहें तो ट्रंप घिर चुके हैं। मैं साफ कह दूं, व्हाइट हाउस ने दोषी ढूंढ लिया है और सारी नाकामियों का दोष एक व्यक्ति पर डाला जाएगा। आइए देखें इसमें अमेरिकी क्या है और मीडिया व समर्थकों के दक्षिणपंथी धड़े की प्रतिक्रिया कैसी रही। मेरा नाम अलेक्से पीची है और आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस एपिसोड की शुरुआत एक्सियोस के एक उद्धरण से करूंगा। 2 कार्यकालों और 11 साल तक राजनीतिक केंद्र में रहने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को किसी भी मुद्दे ने उतना नहीं बांटा जितना ईरान के साथ युद्ध ने। जब अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए तो प्रमुख अलगाववादी जैसे टकर कार्लसन, मार्जरी टेलर ग्रीन बहिष्कृत कर दिए गए। ट्रंप की आलोचना हुई क्योंकि लोगों ने माना कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट छोड़कर इजराइल का समर्थन किया। 3 महीने बाद जब एक अस्थायी समझौता हुआ और ऐसा लग रहा था कि शांति करीब है, तो रिपब्लिकन युद्ध समर्थक, जिन्होंने इस संघर्ष में ट्रंप का स्वागत किया था, अब खुद ही उग्र विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मागा आंदोलन के दोनों गुट अचानक एक दूसरे के विरोध में आ गए हैं। अमेरिका के वे कंजर्वेटिव जो इजराइल का समर्थन करते हैं, अब ट्रंप के ईरान के साथ मेमोरेंडम के पार्ट को देखने की मांग कर रहे हैं और इस सौदे की गोपनीयता के साथ साथ इसके कथित विषय वस्तु से भी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान के साथ समझौता इतना शानदार है और ये अमेरिका के हितों को पूरी तरह दर्शाता है, तो इसे शुक्रवार को जिनेवा में हस्ताक्षर होने से पहले अमेरिकी जनता को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिखाया जाता। आखिर इसे छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर समझौता वाकई शानदार है, डील वाकई शानदार है, तो इसे अमेरिकियों को दिखाइए। यहाँ व्हाइट हाउस भी माहौल बिगाड़ रहा है। पहले वहां कहा गया कि समझौते का पाठ मंगलवार या बुधवार को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन बुधवार को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शुक्रवार को हो सकता है, यानी समझौते का प्रकाशन, लेकिन ये जिनेवा में आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद ही होगा। अब मागा आंदोलन और कांग्रेस में रिपब्लिकन नेतृत्व सवाल उठा रहे हैं कि ये दस्तावेज सांसदों को हस्ताक्षर से पहले क्यों नहीं दिखाया गया। इजराइल पर भी यही लागू होता है, जो युद्ध विराम समझौते में शामिल होने के बाद भी अब तक समझौता ज्ञापन की आधिकारिक प्रति नहीं पा सका है। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर के साथ बैठक में ईरानी वार्ताकारों की तारीफ कर नकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ा दी। कतर के अमीर वार्ता के प्रमुख मध्यस्थ हैं, जिन पर कई इजराइल समर्थक रिपब्लिकन भरोसा नहीं करते, लेकिन इजराइल के रिपब्लिकन से मागा आंदोलन के कार्यकर्ता भड़क उठे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को बेहद कमाल के राजनयिक कहकर सराहा। आगे डोनाल्ड ट्रंप का उद्धरण, हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं वे मेरी नजर में तर्कसंगत हैं। ईरानी अधिकारियों के साथ काम करना अच्छा है। वे कट्टरपंथी नहीं हैं, वे बस अपने देश की मदद करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन अचानक सवाल उठाते हैं, अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो फिर पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें आतंकवादी या ईरानी शासन क्यों कहा था? अरे ये तो अच्छे लोग हैं, बस अपने देश की मदद करना चाहते हैं। इजराइल समर्थक ट्रंप के सहयोगियों की आपत्तियां 3 श्रेणियों में बांटी जाती हैं। पहली, आपसी समझौते का ज्ञापन ईरान को तुरंत तेल बेचने की अनुमति देगा, प्रतिबंध हटाने, धनराशि को मुक्त करने और अगले चरण की परमाणु वार्ता में $300 अरब के पुनर्निर्माण फंड के निर्माण का रास्ता खोलेगा।
अमेरिकी अधिकारी जोर देते हैं कि वित्तीय सहायता समझौते की शर्तों के पालन से जुड़ी होगी, लेकिन कड़े रुख के समर्थक सिर्फ तेहरान को पैसे मिलने की बात से ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, रुको। ट्रंप ने बराक ओबामा की इतनी जोरदार आलोचना की थी कि उन्होंने कभी तेहरान को $400 मिलियन दिए थे, और अब हम ईरान को और भी ज्यादा पैसे देंगे। क्या आप लोग होश में हैं? दूसरा, महीनों तक भारी सैन्य शक्ति ने ईरान के परमाणु ढांचे और उसकी पारंपरिक सैन्य रक्षा को पंगु बना दिया है। और अब कड़े रुख के समर्थक दावा करते हैं कि 60 दिन की वार्ता अवधि में प्रवेश करके और अभी समुद्री नाकाबंदी हटाकर ट्रंप ईरान पर अभूतपूर्व दबाव का साधन खो रहे हैं। आलोचक मानते हैं कि ईरान को संयम के लिए राजी नहीं किया जा सकता। ये चिंता ट्रंप की अपनी सरकार में भी साझी की जाती है। वैसे पिछली बार मैंने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ट्रंप, और इससे पहले याद दिला दूं, मैंने इस YouTube चैनल पर इसके बारे में बताया था कि अमेरिकी CIA निदेशक जॉन रैंकलिफ ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को तेहरान की परमाणु रियायतें देने की तत्परता पर गंभीर संदेह है, जो मौजूदा ज्ञापन नहीं बल्कि अंतिम समझौते के लिए जरूरी हैं। यहां तक कि मैगा आंदोलन के वे लोग भी जिन्होंने युद्ध की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए फॉक्स न्यूज के कमेंटेटर मार्क टीसन ने ईरान को $300 अरब देने की संभावना को एक आपदा बताया। उद्धरण, ये ऐसा ही है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी अभी भी सत्ता में थे, जर्मनी को मार्शल योजना की पेशकश करना। और देखिए रिपब्लिकन पार्टी के अन्य ट्रंप समर्थक कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये मजेदार है। उदाहरण के लिए सेनेटर लिंसी ग्राहम ने कहा कि ट्रंप किसी भी हाल में दोषी नहीं है, और इस सौदे के वास्तुकार यानी उपराष्ट्रपति JJD वेंस को कांग्रेस में पेश होने के लिए बुलाया, ताकि वो बता सकें कि आप किस डील पर साइन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, यानी अब सारी जिम्मेदारी ट्रंप पर नहीं बल्कि JJD वेंस पर आएगी, जो कि वैसे मैं याद दिला दूं, इस साल फरवरी में ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, युद्ध मत करो, ये जंग क्यों चाहिए। अब इसकी क्या जरूरत थी। विडंबना देखिए, अब उसी वेंस को दोषी ठहराया जाएगा। अब सारी गलती और आरोप JJD वेंस पर डाल दिए जाएंगे। ट्रंप JJD वेंस को शुक्रवार को जिनेवा में ईरानियों के साथ उसी समझौते पर हस्ताक्षर करने यूं ही नहीं भेज रहे हैं। एक्सियोस लिखता है, उद्धरण, JJD वेंस इस समझौते के राजनीतिक नतीजों के लिए ट्रंप से भी ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप खुद को ऐसा राष्ट्रपति दिखा सकते हैं जिसने ईरान का सामना किया जब कोई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मंगलवार को मेगन केली के शो में समझौते का बचाव किया। वेंस ने कट्टरपंथी समर्थकों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि वे अनंत संघर्ष चाहते हैं जो तब तक चलेगा जब तक हर ईरानी मारा नहीं जाता, और फिर मागा आंदोलन के संदेहियों से गठबंधन में रहने का आग्रह किया। 2028 में JD वेंस के सामने जो जोखिम होगा वो ये है कि वे विभाजन के दोनों पक्षों को विरासत में लेंगे। एक तरफ वो युद्ध जिसने अलगाववादियों मागा को दूर कर दिया, और दूसरी तरफ वो समझौता जिसने उसके कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया। और अंत में मैं एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण रूढ़िवादी टिप्पणीकार बेन शापिरो का दूंगा, जिन्होंने कहा, अगर राष्ट्रपति कोई नुकसानदेह समझौता करते हैं तो हम में से कई जिन्होंने उनका स्वागत किया और उनका समर्थन किया और ईरान में उनकी कार्रवाई को वीरता माना, बेहद निराश होंगे। लेकिन जैसा कि आप समझेंगे, ट्रंप दोषी नहीं होंगे बल्कि JD वेंस होंगे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और डिटेल से ऐसा कर सकते हैं। यहां पेट्रियन, बाय मी अ कॉफी, क्रिप्टो वॉलेट्स, बैंक डिटेल्स और YouTube स्पॉन्सरशिप्स उपलब्ध है। आप अपने लिए कोई भी सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।